90% बच्चे परीक्षा में ये गलती करते हैं। कहीं दोस्तों आपने भी तो नहीं ये गलती नहीं करी, अगर करी है ना तो भाई आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, लिख के ले लो, ठीक है। अब वो क्या गलती है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे बड़ा जो डाउट साथियों का आ रहा है ना वो ये है कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और किस शिफ्ट को कितने नंबर मिल सकते हैं और इसके पीछे क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी रो मार्क्स होते हैं, एग्ज़ाम लेवल होता है और नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब ये रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में क्या चीज़ है और उसका मेथड क्या होता है और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मान के चलो आपके 90 क्वेश्चन फिलहाल ठीक है सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो आपको कितने नंबर मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, बेसिकली आज उस पर हम बात करेंगे। और जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है क्या वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आती है, कैसे आती है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर बात करेंगे जो आपकी कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अभी आपने जो आपके रो मार्क्स होते हैं वो देखते हैं बच्चे, तो उसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहती है, जो कट ऑफ आती है, क्या अटेंडेंस से या फिर कंपटीशन से या नॉर्मलाइजेशन से, उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है, उसको देखेंगे। तो दोस्तों देखिए आपको एक्चुअल में मैं अगर चीज़ें बताऊँ ना तो नॉर्मलाइजेशन क्यों लाया गया था, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो। होता क्या है दोस्तों, अब परीक्षाएं में जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं होता। जब भी दोस्तों आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है ना तो भाई वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। क्योंकि देखिए मान के चलो आपने एग्ज़ाम दिया पहली शिफ्ट में, ठीक है, किसी ने दिया दूसरी शिफ्ट में, किसी ने दिया तीसरी में और किसी ने चौथी में, तो मान लो ये 4 शिफ्ट हैं। तो भाई हर शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है आपके क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो होता क्या है, मान के चलो किसी में जो पेपर है वो थोड़ा ईजी हो गया तो बच्चे अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, और जो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया तो उसमें थोड़ा कम करेंगे, और मान लो कोई शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड हो गई तो उसमें बच्चे कम अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया गया था ताकि किसी बच्चे के साथ में दोस्तों ना इंसाफी ना हो, क्योंकि सब बच्चे इक्वल होते हैं। अब किसी बच्चे की कोई गलती नहीं होती कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस शिफ्ट में पढ़ रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चों को समानता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया था। अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर जो ये नंबर बढ़ते हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं। मान के चलो आपने किसी एग्ज़ाम में भाई मान के चलो आपने कर दिए 130 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। उसके बाद में 130 जैसे क्वेश्चन आपने करे और आपके 90 क्वेश्चन ठीक निकले, तो भाई 40 क्वेश्चन गलत हो गए। तो क्या सर जो ये गलत क्वेश्चन होते हैं इससे फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में, यानी जो आपकी एक्यूरेसी होती है उससे फ़र्क पड़ता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई पेपर में जितने अगर आप क्वेश्चन आपको आए आपको उतना ही करना है, अगर ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो एग्ज़ाम लेवल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब अलग अलग शिफ्टें होती हैं तो एग्ज़ाम लेवल अलग हो ही जाते हैं। नेगेटिव की मैंने अभी बताया कि गलत से क्या फ़र्क पड़ता है, और रो मार्क्स। तो देखिए दोस्तों ऐसा होता है भाई, देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन का पहला नियम ये कहता है कि भाई जो भी शिफ्ट सबसे पहले एग्ज़ाम देती है, क्योंकि भाई उसको एग्ज़ाम का पैटर्न पता नहीं होता। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो अलग बात है, लेकिन अगर ऑफलाइन होता है तो पेपर भाई सबको मिल जाता है ऑफलाइन में। तो जो आगे की शिफ्ट होती है ना उनको ये पता चल जाता है कि ये पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 90% स्टूडेंट यही गलती करता है। वो क्या रहती है भाई, मान के चलो आपका पेपर हो गया पहली शिफ्ट का, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको उस पेपर को देख के ना उसको एनालिसिस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों, देखो भाई जो पहली शिफ्ट वाला है उसे तो फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन भाई जिस वजह से उनको फ़ायदा मिल रहा है कम से कम आप तो उसका फ़ायदा उठाओ। कहने का मतलब वो इसे सोचते हैं भाई, ज़्यादातर 90% क्या 95% की बात कर रहा हूँ, वो ध्यान ही नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि जो हमारे नोट्स है जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको ही पढ़ते रहे, भाई वो तो आप पढ़ ही रहे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, साथ ही दोस्तों इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है, 3 सोल्ड पेपर है, और दोस्तों इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल टॉपिक वाइज दी हुई हैं, सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों सामान्य ज्ञान हो, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी खासियत इस बुक की क्या रहेगी कि इसमें वही लेवल है जो कि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये स्टडी गाइड बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है, और दोस्तों इसमें 0% एरर है।
दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के ही आरआरबी एनटीपीसी के दोस्तों प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग, चैप्टर वाइज मैथ्स और चैप्टर वाइज दोस्तों जीके मिल जाती है। और सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि अब तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो जीके के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, वो सारे दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेस्ट कंटेंट रहेगा दोस्तों। अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आज ही बुक्स को मंगा लीजिए। मैंने इन बुक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो दोस्तों आज ही ऑर्डर कर लीजिए और इस बार रेलवे एनटीपीसी में अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। रहे हो कितने महीने से आपका जो एग्जाम हुआ है, कम से कम उसे तो देखो, उसको एनालाइज करो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मान के चलो आपका एक क्वेश्चन संविधान से आ गया, ठीक है, तो संविधान में आर्टिकल से आया तो उसके आसपास के 3-4 आर्टिकल देख लो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम पर फोकस करना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो इस चीज़ों को देखते ही नहीं है। भाई उन जो शिफ्ट की जो आपकी पहली रही है, उन्हें जो फ़ायदा मिल रहा है किस वजह से मिल रहा है, वो इस वजह से मिल रहा है कि उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं था। तो कम से कम आप भी तो उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो दूसरा होता है कि भाई साहब एग्ज़ाम लेवल, ये देखा जाता है कि ओवरऑल शिफ्ट में जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के बन रहे हैं वो क्या है। मान के चलो एक शिफ्ट है जिसमें बच्चों का अटेम्प्ट रहा है 80, ठीक है, और कोई दूसरा अटेम्प्ट है जिसमें बच्चों का अटेम्प्ट रहा है 85, कोई तीसरा है, मतलब तीसरी शिफ्ट है उसमें रहा है 90, ठीक है, और कोई चौथी शिफ्ट है जिसमें रहा है भाई साहब 70। तो आपको यहाँ पर देखने में क्या लगेगा कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 70 वाली रही होगी, सबसे इजी 90 वाली रही होगी, और ये दोनों दोस्तों मॉडरेट है, नहीं एवरेज है। तो भाई साहब इस 70 वाले को कहाँ पे लेके आया जाएगा, इस 90 के ऊपर लेके आया जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, आपको ये लगता है कि कट ऑफ हाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में तो भाई आपको फ़ायदा है ही, चाहे आपके 70 क्वेश्चन भी ठीक है। बहुत सारे लोग इसी कंडीशन पे हैं कि सर मेरी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन ठीक है, तो भाई उसमें आपकी गलती नहीं है। अगर पेपर का लेवल आपका डिफ़िकल्ट रहा है ना, तो अगर आपके यहाँ देखो यहाँ पर किसी बंदे का 90 पर भी सिलेक्शन हो रहा है, इसका 70 पर भी हो जाएगा, किसी का 80 पे भी होता है, किसी का 85 पे भी होता है। तो ये सारा फैक्टर जो डिपेंड होता है नॉर्मलाइजेशन पे होता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई साहब आप ही के सामने देखो 20 नंबर तक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब वही है कि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, मैं बताऊँ मैंने पर्सनली 4 से 5 एग्जाम क्रैक किए हुए हैं और मैंने पर्सनली अपने नंबर बढ़ते हुए देखे हैं। भाई साहब 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और कोई ऐसे वैसा ही नहीं हूँ मैं। भाई साहब 5 साल ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस, खुद एग्जाम क्रैक करने का एक्सपीरियंस, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपकी दोस्तों कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे मान के चलो अटेंडेंस है, मान के चलो भाई अटेंडेंस से कुछ फ़र्क पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है ना वो एग्ज़ाम देने आता ही आता है, चाहे वैकेंसी कैसी भी हो। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई अटेंडेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपटीशन, भाई कंपटीशन लेवल होता है कि भाई एक सीट पर इतने स्टूडेंट है, ये सब फिजूल की बात है भाई। देखो आप आंकड़ा कैसे लगा सकते हो। मान के चलो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 50 लाख बच्चों ने फार्म भरे, ठीक है, 48 लाख बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए, 34 लाख बच्चों ने पेपर दे दिया। तो लोग क्या करेंगे, 34 लाख के डाटा को उठाएंगे और 60,244 से डिवाइड करेंगे और एक सीट पे कंपटीशन बता देंगे। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आपको पता है कि वो सारे 34 लाख बच्चे पढ़ने ही वाले होंगे? भाई ये इतिहास रहा है हमेशा एग्ज़ाम का, जो कंपटीशन होता है ना वो स्टार्टिंग में 10% बच्चों में होता है। अब चलो जैसे 2024 चल रहा है भाई, आप घर बैठकर अपनी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, तो ये आंकड़ा 20% बढ़ गया होगा, ठीक है। आप इसको 20% मान लीजिए, ठीक है। तो लगभग अगर देखा जाए ना 20% में भी, तो भाई साहब 4 से 5 लाख बच्चा ही तो आपको मिलेगा यार। भाई साहब 5 से 7 लाख बच्चा ही मिलता है, क्योंकि 50% बच्चा तो ऐसा होता है जो कि सिर्फ मज़े के लिए फार्म भरता है कि आप पता मेरी किस्मत मेरा साथ दे ही दे। आप किसी कहीं और क्यों जा रहे हो, अपने आसपास ही देख लो। आपने खुद सुना होगा ये बोलते हुए लोगों को कि भाई यार फार्म भर ले, क्या पता तेरी किस्मत ही जाग जाए। अरे मेरे भाई ने भरा था इसलिए मैंने भर लिया, घूमने के लिए, मेरी बहन ने हो। तो ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। जो सीरियस बच्चा होता है ना वो फिलहाल के टाइम पर सिर्फ 20% कॉम्पिटिशन में रहता है, और इस 20% में भी आपको ऐसे स्टूडेंट भी मिल जाएंगे जो कि नई नई तैयारी करते हैं, वो एवरेज होते हैं, इसी में इंटेलिजेंट भी होते हैं। लेकिन भाई इस 20% में से ही आपका सिलेक्शन होता है। और जितना इंपॉर्टेंट दोस्त एग्ज़ाम है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका फिजिकल भी होता है, ठीक है। और आपको मैं रियलिटी बताऊं,
तो भाई साहब मैंने देखा है कि जो पहले कट ऑफ गई थी ना 285, मैं खुद इसमें सेलेक्ट था भाई साहब, यहाँ पर 95 क्वेश्चन वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो रहा था जनरल में। ठीक है, तो पहली बात तो यही। अब बात करता हूँ मैं नॉर्मलाइजेशन की कि सर हमारे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, मान के चलो 90 सही हो गए, 40 गलत हो गए, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कम मिलेंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके कट पिट के जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, और आपकी शिफ्ट में जितने नंबर और बच्चे को मिलेंगे इतने ही आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन भाई रॉन्ग क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला निकाला है कि भाई आपकी शिफ्ट में अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं और आपके 90 क्वेश्चन ठीक है, तो आपकी सही क्वेश्चनों की संख्या गुना निर्धारित अंक यानी 300 और जो 146, यानी आपकी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन ठीक है। ये कैलकुलेशन उन्होंने बनाई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मान के चलो 5 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में गलत है तो दोस्तों 10 नंबर आपको फुल मार्क्स मिलते थे, और आंसर की में दोस्तों FM लिख के आता था, आपने अगर देखा हो पहले। ठीक है, तो ये बोनस मार्क्स पूरी शिफ्ट को मिलते थे, चाहे वो स्टूडेंट कोई भी हो। लेकिन अब ऐसा दोस्त नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं तो भाई साहब जनरल से OBC की जो कट ऑफ होती है ना, कम से भी कम दोस्तों 15 नंबर कम रहती है। आप इस चीज़ को देख लेना, और इस बार भी। और अगर दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर इन दोनों में कितना फ़र्क रह सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लगता है 4 से 5 से 7 नंबर का आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। EWS से यहाँ लगभग दोस्तों जो देखने के लिए मिलेगा आपको 10 से 12 नंबर का। और ST में और SC में दोस्तों जो फ़र्क होता है कट ऑफ में, कम से कम दोस्तों 25 नंबर तक का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी ओवरऑल ये डिफरेंस यूपी पुलिस कट ऑफ में देखा गया है पहले भी, क्योंकि जनरल से OBC 15 नंबर तक का होता है, और OBC से EWS, क्योंकि EWS भाई फर्स्ट टाइम आया है तो ये देखा जाए कितना रहेगा, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं OBC से डाउन रहेगी EWS की, 5 से 7 नंबर रह सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे रहेगी 10 से 12 आप देख लेना, इतनी तो रहेगी। और ST भाई साहब 25 नंबर तक रहती है, ज़्यादा 30 तक भी ये जा सकती है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस कट ऑफ के अंदर होता है, ये अक्सर देखा जाता है। ठीक है, तो इस बार भी देखा जाएगा, जब हमेशा ही देखा जाता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सेफ स्कोर बताऊँगा, देख लेना आप। अब देखिए हमारे पास डाटा जो आया है पूरा 23, 24, 25, 30 और 31 का। 23 तारीख के बच्चों का 10,000 डाटा है मेरे पास आंसर की देखने के बाद में। 24 अगस्त के 7,000 बच्चों का है, 25 अगस्त के 9,000 का है, 30 अगस्त के 11,000 का है, और भाई साहब 31 अगस्त के 5,000 का है। बेसिकली जब मैं आपके एग्ज़ाम सेंटर पर जाता था तो बच्चे 110 बता रहे थे, 120 आंसर की आने के बाद में भाई साहब, अब यकीन मैं बताऊं आपको, मुझे सिर्फ 2% बच्चा ऐसा मिला है भाई जो 200 से प्लस में है। नहीं जो सबका स्कोर है ना, इन सब का भी अगर एवरेज में उठाता हूं, मैंने अच्छे बच्चों को लिया है, तो भाई ये आंकड़ा मुझे 170 से लेके 190 के बीच का है इन बच्चों का आंकड़ा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई साहब इतना आंकड़ा इतने बच्चों का बन रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए वैकेंसी है भाई साहब 60,244, और सारी वैकेंसी आपकी सिविल पुलिस की है। 3 गुना बच्चा PST और DV में जाएगा, तो 1.8 लाख बच्चे इन्हें चाहिए, तो कट ऑफ तो 200 से डाउन रहेगी। अब कट ऑफ का मतलब ये नहीं हो जाता कि भाई साहब कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो जो नंबर बढ़ेंगे तो उसके बाद अगर 200 जाएगी तो अरे तो आपने तो 200 कहा था, नहीं भाई, वो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगी ना। आप खुद देखो कि आंसर की में आपने कितने क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट हमेशा दोस्तों चर्चित रहती है, क्योंकि एक बार यूपी पुलिस में ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो क्या इस बार भी होगा? पहले तो DV PST के लिए समझिए दोस्तों। देखो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट आपका नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, फिजिकल जनवरी में आया होगा? तो ये सबसे पहले तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने खुद ऐसा नहीं बताया। ठीक है, ये आपकी मानसिकता है, आपको किसी ने बता दिया, आप खुद सोच रहे हो। भाई साहब आप अब देख लो, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, भाई एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में भले ही समय लग जाए, लेकिन रिजल्ट के बाद में DV PST में समय नहीं लगेगा। इस बात को आप ध्यान से कर लेना। तो भाई DV PST के बच्चे तैयारी जो लगता है उनके जो स्कोर अच्छा बन रहा है, जो 220 है प्लस है, वो तो कर ही रहा होगा। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक कन्फ्यूजन में ही जी रहे हैं, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लो। सेकंड लिस्ट डिपेंड करती है फिजिकल पे, लेकिन इस बार मुझे लगता है नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को 3 गुना को बुलाया जा रहा है। 3 गुना को बुलाने के लिए यही है। अब ये तो 3 गुना जो बुलाए जा रहे हैं, तो आपके लिए तो ये सेकंड लिस्ट ही है ही। भाई एक बात बताओ, पहले 2 या 2.5 गुना बच्चा जाता था, 2.5 गुना जाता था, अब 3 गुना जा रहा है। तो पहले वो 2.5 गुना बुलाते थे, फिर थोड़े से बच्चे और पास कर देते सेकंड लिस्ट कह के, और ये 3 गुना भाई रहते, तो सेकंड लिस्ट भी आपकी आई रही है भाई, कट ऑफ डाउन होगी। फाइनल की बात करें तो फाइनल कम से कम भाई साहब 15 से 16 नंबर बढ़ेगी, क्योंकि भाई सिविल पुलिस है, और सिविल पुलिस आप उठा के देखो इतनी ही वो पहले से बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए मेल और फीमेल दोनों का हमने एनालिसिस किया है।
फीमेल में एक समान बात है भाई, जो कट ऑफ आती है वो सबकी इक्वल होती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, कॉमन कट ऑफ निकलती है। तो ऐसे पहले भी निकल रही थी तो अब भी निकलेगी, तो कितने पर हम सेफ हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है, ठीक है। तो बात को थोड़ी सी यहाँ पर अब समझेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने आंसर की देखी है ना, आप रॉन्ग क्वेश्चन को भी मत जोड़ना, आप कट ऑफ अपने नॉर्मलाइजेशन को भी मत जोड़ना। जो आपने अपने आंसर की में देखे हैं क्वेश्चन की, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अगर आपके इतने क्वेश्चन होंगे ना तो भाई साहब आपको ना कोई भी नहीं रोक सकता। और भाई लिख के चीज़ है और हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, कृपया करके बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो। अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी में है और आपका 95 क्वेश्चन के आसपास ठीक बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहे हैं भाई, अगर आपके 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं ना, तो भाई आप बिल्कुल 95 के आसपास तो अपनी फिजिकल की तैयारी करो। ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, 90 क्वेश्चन के आसपास ठीक है ना, फिजिकल की तैयारी करो। 85 क्वेश्चन अगर ठीक है एससी कैटेगरी में तो फिजिकल की तैयारी, और 75 क्वेश्चन वाले सभी एसटी वाले अपनी फिजिकल की तैयारी करना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आप सब फिजिकल में 100% जाओगे, तो इस बात को लिख के रख लो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेल है और फीमेल है, ठीक है, तो जो दोस्तों फीमेल है ना, जितनी भी फीमेल 80 क्वेश्चन पर है, 80 प्लस में है या 80 क्वेश्चन पे है, वो सभी फीमेल अपने फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 100% आपका निश्चित सिलेक्शन होगा, आप देख लेना। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो दोस्तों हमेशा इतने पहले से देखते आ रहे हैं, जो उसका एनालिसिस है वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं बिल्कुल सटीक बताई हैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक आप चैनल पर भी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सबसे ज़्यादा एनालिसिस किया है मैंने, ठीक है। तो जो मुझे आंकड़े बार बार मिले हैं लाइव आके आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आके, वो मैंने आपके रखे हैं। बाकी मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इच्छा आपकी है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।